please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो बुलेटिन में कई सारी खबरें, लेकिन पहली शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए। आय और मुनाफा दोनों में बढ़त देखने को मिली है। कंपनी की रिटेल की आय दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। साथ ही तिमाही में जियो ने प्रति ग्राहक सबसे ज्यादा कमाई की है। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी नीरज वाजपेयी। तो नीरज, बताइए कैसे रहे RIL के नतीजे? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर बेहद अच्छे नतीजे पेश किए हैं और पहली तिमाही के नतीजों ने एक बार सबको चौंकाया है। नतीजों पे एक नजर डालें तो कंसोलिडेटेड आय, जो उनकी आमदनी है, वो 1,29,000 करोड़ के आसपास रही, जो पिछले तिमाही में 90,537 करोड़ के आसपास थी। अगर पिछले साल की इसी तिमाही में देखें, कंसोलिडेटेड मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो वो मुनाफा 9485 करोड़ यानी 9,485 करोड़ है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 9,079 करोड़ के आसपास था। पेटकेम की एबिट में बहुत कमाल किया है, करीब 95% का उछाल देखने को मिला। ये सारा कमाल जो है पेटकेम बिजनेस की वजह से आया, क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है और एबिट में एक शानदार उछाल है। इस वजह से बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पे देखने को मिला है। रिटेल सेगमेंट, हमने पहले भी कहा था कि ये सरप्राइज करेगा, चमकदार नतीजे इसमें देखने को मिलेंगे और रिटेल की जो आमदनी है वो 2 गुने से ज्यादा बढ़ी है। टू बी प्रिसाइज 2.2 टाइम्स यानी 2 गुने से ज्यादा बढ़ के ये 25,890 करोड़ पे पहुंच गई। यानी रिटेल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और पेटकेम की आमदनी में भी 58% की बढ़त अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो कुल मिला के नतीजे इस सेगमेंट में बहुत बेहतर हैं। और GRM, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, नजर रहती है, वो इस बार $10.5 के आसपास रहा। पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम है। उसकी वजह यह है कि क्रूड में यानी कच्चे तेल में काफी तेजी आई थी, इसलिए आपको थोड़ी सी यहां पे निराशा दिखेगी, लेकिन इसके बावजूद ये सिंगापुर बेंचमार्क से काफी ऊपर है। तो बेहतरीन नतीजे आपको GRM के फ्रंट में भी देखने को मिलेंगे। रिलायंस जियो, जो सबसे नया वेंचर है और जो सबसे ज्यादा फोकस है कंपनी का, उस पर नजर डालिए। पहली तिमाही इनका अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो इसकी मार्जिन में 37% से ज्यादा का उछाल हुआ है यहाँ पे, और ये बढ़कर 38.8% यानी पिछले बार के मुकाबले 1% ज्यादा यहां पे मार्जिन हुई। एबिटा लेवल पे आप देखेंगे तो 2694 करोड़ के सामने 3147 करोड़ रुपए की आमदनी यहां पे एबिटा लेवल पे हुई है। कुल आय 7128 करोड़ से बढ़कर 8109 करोड़ रुपए है और मुनाफा जो 510 करोड़ था अब की बार 612 करोड़ रुपए आया है। यहां पर भी अच्छी उछाल देखने को मिली। और आरपू, जो इंडस्ट्री में सबसे बेंचमार्क माना जाता है किसी टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो बेस्ट है इंडस्ट्री का, 134 रुपए 50 पैसे प्रति सब्सक्राइबर। तो नतीजे चारों फ्रंट पे आप देखेंगे बेहद अच्छे हैं, चाहे रिटेल के देखें, चाहे आप पेटकेम के देखें, चाहे रिफाइनिंग के देखें या रिलायंस जियो के देखें। तो नतीजों के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर सबको सरप्राइज किया है। शुक्रिया नीरज जी आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर नतीजों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि RIL के सभी बिजनेस में पूरा जोर बेहतरीन डिलीवरी पर रहता है। पहली तिमाही के नतीजे कंपनी के पेट्रोकेमिकल बिजनेस की ताकत को बताते हैं। पेटकेम बिजनेस में रिकॉर्ड एबिटा और तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। रिफाइनिंग बिजनेस में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस तिमाही जियो ने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। और आपको डिस्क्लेमर दे दें, आप CNBC आवाज पर इस खबर को देख रहे हैं, जो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शानदार नतीजे पेश किए हैं, तो इधर ICICI बैंक ने अपने नतीजों से निराश किया है। तिमाही में बैंक को 120 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं तिमाही दर तिमाही नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.24% से घटकर 3.19% पर पहुंचा है। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सहयोगी प्रदीप पांड्या। प्रदीप, ICICI बैंक के नतीजे कैसे दिखते हैं आपको? तो इस नतीजे को आप 2 तरीके से देखिए। पहला हिस्सा वो है जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में है और दूसरा हिस्सा वो है जो कि परफॉर्मेंस दिखाता है। लॉस आया है प्रॉफिट की जगह। प्रॉफिट आ सकता था अगर मैनेजमेंट इतना कंजर्वेटिव नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं की जाती। क्यों की गई है प्रोविजनिंग?
कुछ तो कायदे कानून आरबीआई के हैं, उसमें कहां तक हाथ बंधे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि इस समय हम जानते हैं कि एमडी सीईओ चंदा कोचर छुट्टी पे हैं, एक केयर टेकर मैनेजमेंट है, तो वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा भी हुआ है। इसके चलते आप देखिए जो नेट एनपीए का आंकड़ा है वो कम हो गया है, प्रोविजन कवरेज 66% तक बढ़ गया है। लेकिन ये कंपनी का, ये बैंक का एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, एक मैनेजमेंट का एक एटीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कारोबार में बढ़ोतरी होने वाली थी, ऐसा लगता था लोगों को, कुछ तो ग्रोथ आएगी, लेकिन ग्रोथ नहीं है। 1% से भी लोन नहीं बढ़ा है। इसके बाद मार्जिन दरअसल कम हो गए हैं, 3.19 हो गए 3.24 के मुकाबले, तो उससे दूसरा झटका लगा है। लेकिन कारोबार के अलावा जो सबसे अहम हिस्सा था और जिस पर बाजार दरअसल रिएक्ट करेगा वो है एनपीए वाला हिस्सा। तो वहाँ पर उम्मीद ये थी कि एनपीएस में सुधार देखने को मिलेगा। कुछ एनालिस्ट ये मान रहे थे कि ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी, लेकिन ग्रॉस एनपीए का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। दरअसल 8.84 से 8.81 हुआ है। ये कम से कम 8.5, 8.6 भी हो जाता, जैसी कुछ एनालिस्ट को उम्मीद थी, तो शायद बाजार इसको देखकर खुश होता। तो इतनी गिरावट नहीं आई है। अच्छा, नए एनपीएस जो हो रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है, नेट रिकवरी हुई है। नए एनपीएस होने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है, पर अभी 4000 करोड़ के नए एनपीए हुए हैं, तो वो दबाव पूरी तरह से गया नहीं है। उसके सामने रिकवरी केवल 2000 करोड़ की हुई है। तो नेट एडिशन बाजार को जो ये उम्मीद थी कि इस क्वार्टर और अब इसके बाद के क्वार्टर्स में जितने नए एनपीएस होंगे उनसे ज़्यादा रिकवरी और अपग्रेड्स आएंगे और टोटल एनपीएस का आंकड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा, उसकी शुरुआत अभी तक इस क्वार्टर में तो कम से कम देखने को नहीं मिल रही। शुक्रिया प्रदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जितनी उम्मीदें थी उस तरह के नतीजे नहीं आए एचडीएफसी के, लेकिन माफ कीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक के, लेकिन एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो आईपीओ आया है उससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए इस आईपीओ को जोरदार रिस्पांस मिला है। कल इशू में पैसे लगाने का आखिरी दिन था। इशू 83 गुना भरा है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 1100 रुपए के भाव पर 732 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इशू के लिए 1095 से 1100 रुपए का प्राइस बैंड था। 6 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग होगी।